हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक आदमी अपना बदला पूरा करने के लिए 60 साल इंतजार करता है। क्या है उसके बदले के पीछे की वजह? मूवी बहुत बेहतरीन है, तो एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना। पिल्जू 80 साल का है, जो एक फास्ट फूड कैफे में काम करता है, जहाँ जेसन उसका खास दोस्त है। जेसन सिर्फ 25 साल का है। उम्र में इतनी गैप होने के बावजूद दोनों अच्छे बड़ी है। पिल्जू को डेमनेशिया का प्रॉब्लम है, तो जेसन को कई बार पिल्जू को याद दिलाना पड़ता है कि वो कौन है। कैफे का सभी स्टाफ पिल्जू से प्यार करता है। क्रिसमस की एक शाम एक कस्टमर बहाना बना के पूरा बिल पे करने से मना करता है। वो जेसन को ब्लेम करता है कि ये उसकी गलती है कि उसने बताया नहीं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री डिश नहीं। जाहिर है कैफे का मैनेजर वो $40 जेसन की सैलरी से काट लेता है। क्रिसमस की शाम बेचारा जेसन डिप्रेस होता है। दूर से पिल्जू ये सब देखता है। पिल्जू की सिर्फ उम्र नहीं बढ़ी, उसका दिमाग भी तेज है। वो उस कस्टमर से पैसे वसूलने का फैसला करता है। अब कस्टमर जब टॉयलेट जाता है तो उसे फ्लश टैंक पे एक वॉलेट पड़ा दिखाई देता है। ललचा के कस्टमर उस वॉलेट को उठा लेता है। अब जैसे ही वो कस्टमर पार्किंग में आता है, पिल्जू उससे पूछता है कि क्या उसे टॉयलेट में कोई वॉलेट मिला। वो मक्कार कस्टमर ना कहता है, तो पिल्जू जबरदस्ती उसके पॉकेट में हाथ डाल के अपना वॉलेट निकाल लेता है और चेक करके उस कस्टमर से कहता है कि उसमें $40 कम है। कस्टमर हाथ झटक लेता है कि उसने वो नहीं लिए। तो अब पिल्जू पुलिस स्टेशन जाने की बात करता है। डरा हुआ कस्टमर $40 पिल्जू को देता है, जो पैसे पिल्जू जेसन को देता है। वो जेसन से कहता है ये दुनिया सीधी नहीं, अपना काम निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तभी पिल्जू को उसकी बेटी का कॉल आता है। पिल्जू हॉस्पिटल की तरफ भागता है। पिल्जू हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता चलता है पिल्जू के वाइफ की डेथ हो चुकी है, जो पिछले कई महीनों से कोमा में थी। पिल्जू अपनी फैमिली से कहता है मेरी वाइफ ने अपने सभी फर्ज निभाए हैं। वो ना सिर्फ एक अच्छी वाइफ थी, बल्कि अच्छी माँ और अच्छी इंसान भी थी। वो अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी ही उससे मिलने आएगा। वाइफ की मौत से पिल्जू भले शॉक में चला गया हो, मगर कहीं जाके वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके जिंदगी की सबसे बड़ी मिशन अब शुरू होने वाली थी। डॉक्टर शेनॉय उससे कहता है कि उसे अपने डेमेंशिया की ट्रीटमेंट जारी रखनी चाहिए। पिल्जू उससे कहता है जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती उसका क्या इलाज कराना। शेनॉय पिल्जू के आगे के प्लान के बारे में जानता है, जो काफी रिस्की है। पिल्जू उससे कहता है अब मुझे कोई बंधन नहीं रहा। लड़के लड़कियों की शादी और उनके बच्चे भी हो चुके हैं। वो अपनी दुनिया में सेटल है। मेरी वाइफ जा चुकी है। अब वक्त है उस मिशन को पूरा करने का जिसे मैं पिछले 60 सालों से प्लान कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है। बस यही दुआ करता हूँ मेरा दिमाग उन पुरानी बुरी यादों को ना भुला दे। अब घर आते ही पिल्जू अपने गैरेज में जाता है, जहाँ दीवार पे कई फोटोज, मैप और पेपर कटिंग लगाए हैं। उसी में 4 लोगों के फोटोज दिखाई देते हैं। एक है डेलॉन कंपनी का चेयरमैन जुंग, दूसरा है प्रोफेसर यांग, तीसरा है एक्स आर्मी चीफ किमची, तो चौथा है जापानीज एम्बेसी का हेड टोजो। पिल्जू का पूरा प्लान रेडी है, बस उसका बीमार दिमाग उसे धोखा ना दे। पिल्जू कैमरा के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है कि 1950s के वक्त जब कोरिया पे जापान का कब्जा था, मेरे पिताजी को फंसा के अरेस्ट किया गया। काफी टॉर्चरिंग के बाद उनकी मौत हुई। उस सदमे से मेरी माँ की भी मौत हुई। मेरे भाई को उसी के बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया, उसे जबरदस्ती माइन के काम पे लगा दिया, जहाँ उसकी मौत हुई। आखिर में मेरी सिस्टर को जापानीज सोल्जर कैंप में उनकी अय्याशी के लिए भेज दिया गया। वहां से लौटने के बाद उसने सुसाइड की। इस घटना के जिम्मेदार ये 4 लोग हैं, जो समाज में नेशनल हीरो बन के घूम रहे हैं। मैं इन 4 को खत्म कर दूंगा और अपनी फैमिली की बर्बादी का बदला लूंगा। पिल्जू उन 4 के नाम अपनी उंगलियों पे टैटू करता है ताकि वो उन्हें ना भूले। फिर वो जमीन खोद के वहाँ दफन की हुई 60 साल पुरानी गन निकालता है, जिस पर किसी जापानीज क्योहारा का नाम लिखा है। पिल्जू गन को साफ करके निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता है। आदमी एक बार गन चलाना सीखे तो फिर उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। अगले दिन वो कैफे से रिजाइन करता है और अपने बेस्ट बड़ी जेसन से कहता है कि 1 हफ्ते के लिए उसे उसकी जरूरत है, जिस काम के वो उसे पैसे भी देगा। जेसन को 1 हफ्ते के लिए पिल्जू का ड्राइवर बनना है। ड्राइवर बनने का जेसन का मन तो नहीं करता, मगर चमचमाती पोर्शे देख के वो तैयार होता है। पिल्जू उससे कहता है ये अनरजिस्टर्ड कार है, तो चिंता मत करना। जेसन कहता है मरने के पहले स्पोर्ट्स कार चलाना ये मेरी बकेट लिस्ट में था। पिल्जू उससे कहता है सनशाइन हॉस्पिटल चलो। जेसन पिल्जू को उसकी उंगलियों पे बनाए टैटू के बारे में पूछता है। पिल्जू कहता है ये वो लोग हैं जिन्हें मैं इस हफ्ते मिलने वाला हूँ, यही मेरी बकेट लिस्ट है। हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचते ही पिल्जू जेसन से कहता है मुझे कितनी भी देर हो जाए कार से मत निकलना, कार में ही मेरा इंतजार करना। प्लान के हिसाब से पिल्जू
सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए वीआईपी लॉबी में जाता है और पिलर के पीछे की एक सीट पकड़ के इंतजार करने लगता है। इसी हॉस्पिटल में जूंग को एडमिट किया गया है। बुढ़ाव अपनी ही मस्ती में है। अब काफी रात होती है, पूरी लॉबी खाली हो जाती है। सोते हुए पिलजू को देख के क्लीनिंग वाली लेडी उससे कहती है कि यहाँ सोना मना है। पिलजू को याद नहीं आता वो यहाँ किस लिए आया था, मगर उंगली पे टैटू किया हुआ जूंग का नाम उसे उसके मिशन की याद दिलाता है। अब जैसे ही जूंग की लड़की घर जाती है, पिलजू जूंग की रूम की ओर जाने मुड़ता है। तभी जेसन वहाँ आता है। वो जेसन से कहता है, मैंने तुम्हें कार से निकलने के लिए मना किया था। जेसन कहता है, तुम पिछले 8 घंटे से गायब हो, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पिलजू जेसन को घर जाने बोलता है। जाते हुए क्लीनिंग वाली लेडी जेसन को देख लेती है। अब पिलजू बड़ी अक्लमंदी से वीआईपी रूम का दरवाजा खोल के जूंग की रूम में पहुंच जाता है। गर्म पानी मुंह पे मार के वो जूंग को जगाता है। जूंग को बेड के साथ बांधा गया है। पिलजू जूंग को याद दिलाता है कि मेरे फादर के साथ गद्दारी करके उन्हें पकड़वाने में तुमने मदद की थी, जहाँ जापानीज सोल्जर के साथ मिलके तुमने उन्हें टॉर्चर करके मार दिया। वो सुन के जूंग पहचान जाता है कि पिलजू योंगसिक का लड़का है। अगले ही पल पिलजू गन से शूट करके उसे मार देता है। दूसरे दिन पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है। इस केस का इंचार्ज डिटेक्टिव कांग है। जूंग की लाश के पास पड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा देख के कांग पहचान जाता है कि किलर ने प्लास्टिक बोतल में रुई भर के उसे साइलेंसर की तरह इस्तेमाल किया है। सिक्योरिटी कैम में किलर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तभी क्लीनिंग वाली लेडी बताती है कि उसने कल रात 25 साल के एक लड़के को लॉबी में देखा था। यहाँ जेसन न्यूज में देखता है कि उसी हॉस्पिटल में किसी का मर्डर हुआ है जहाँ वो कल रात था। तभी उसे पिलजू का मैसेज आता है कि वो उसे मून लाइब्रेरी में आके मिले। लाइब्रेरी के हॉल में प्रोफेसर यांग ऑडियंस को अपने नए बुक का प्रीफेस दे रहा होता है कि कैसे जापान ने कोरिया पे राज किया, इसलिए कोरिया की इकोनॉमी सुधर गई, वरना हमारे खाने के भी वांदे थे। उसकी बातें सुन के वही दूर खड़े पिलजू का खून खोल उठता है। अब जैसे ही यांग लाइब्रेरी से घर जाने निकलता है, पिलजू उसकी कार का पीछा करता है। जेसन को समझ में नहीं आता पिलजू के दिमाग में क्या चल रहा है। पिलजू इस बार भी जेसन से कहता है कि वो कार में रुक के उसका इंतजार करे। यांग को अकेला देख के पिलजू उसे रोकता है और उससे कहता है, 60 साल बाद भी तुम जापानीज के तलवे चाट रहे हो। अपने दोस्तों को जापानीज आर्मी के यहाँ तुमने बेचा। माइन की बदतर जिंदगी ने उनकी जान ली। मेरा भाई उसी में से एक था। यांग पहचान जाता है कि वो डोंगजू की बात कर रहा है। अब पिलजू उसे शूट करने ट्रिगर दबाता है, मगर गन लॉक होने की वजह से गोली नहीं चलती। यांग भागने की कोशिश करता है, जिसमें गन पे लगाया प्लास्टिक साइलेंसर निकल जाता है। जुनून में पिलजू उसे शूट करता है। गन फायरिंग की आवाज सुन के जेसन वहाँ पहुंचता है। पिलजू को मर्डरर के रूप में देख के वो शॉक होता है। पिलजू यांग का नेशनल आईडी कार्ड निकाल लेता है। दोनों कार में बैठ के वहाँ से भागते हैं। अब पुलिस क्राइम स्पॉट पे पहुंचती है। कांग को वही टेबल पे रखी फोटो फ्रेम दिखती है, जिसमें 4 लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, जूंग, यांग, किमची और टोजो। तभी असिस्टेंट आके बताता है कि जूंग पे चलाई गई बुलेट्स के रिपोर्ट्स आए हैं। बुलेट 60 साल पुरानी जापानीज रिवॉल्वर से चलाई गई है, जो उस वक्त की जापानीज आर्मी इस्तेमाल करती थी। तो अब कांग का फोटो फ्रेम में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वो फोटो कोरियन जापान फोरम का है, जिसमें दिख रहे 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। यहाँ पिलजू की आंखें खुलती है तो वो जेसन के घर होता है। जेसन की पिता की पैरालिसिस पे ट्रीटमेंट चल रही है। टीवी की न्यूज में जेसन सीसीटीवी ने कैप्चर की हुई अपनी फुटेज देखता है। वो जान चुका है कि हॉस्पिटल में हुआ जूंग का मर्डर भी पिलजू ने ही किया है। वो पिलजू से कहता है, तुम्हारी वजह से अब मैं फंसने वाला हूँ। पिलजू उससे कहता है, सीसीटीवी में तुम्हारा चेहरा नहीं आया तो पुलिस तुम तक नहीं पहुंचेगी। जेसन पुलिस के पास जाके सब क्लियर करना चाहता है। पिलजू उससे कहता है, पुलिस मुझ पे नहीं तुम पे शक करेगी। 80 साल का बूढ़ा बिना किसी के मदद के मर्डर कर ही नहीं सकता। तभी लोन वाले गुंडे जेसन के घर पहुंचते हैं, जिनसे जेसन ने $30,000 का लोन लिया है। टॉमी नाम का गुंडा जेसन को धमकाने लगता है। तो अब पिलजू बाहर खड़ी टॉमी की कार का ग्लास तोड़ देता है। वो टॉमी के आदमी की पिटाई करके टॉमी को कुछ पैसे देते हुए कहता है कि ये उसके कार की मरम्मत के पैसे है। जेसन के लोन के पैसे वो 1 हफ्ते में चुकाएगा। जेसन ने अपने डैडी की ट्रीटमेंट के लिए उन गुंडों से लोन उठाया था। गुस्से से जेसन अब कार को पुलिस स्टेशन ले जाता है, तो पिलजू खुद के सर पे गन लगा के उसे पुलिस स्टेशन जाने से रोकता है। वो जेसन से कहता है, अगर मैं मर गया तो पुलिस 2 नहीं 3 लोगों के मर्डर में तुम्हें अरेस्ट करेगी। 1 हफ्ते में मेरा मिशन पूरा होगा, फिर तुम आजाद हो। अब पिलजू जेसन को पैसे से भरा बैग देता है और उससे कहता है, ये पैसे तुम्हारे लोन से कहीं ज्यादा है, लोन भी चुकता करना और डैडी की ट्रीटमेंट भी कर लेना। अब जेसन पिलजू से पूछता है, तुम ये मर्डर क्यों कर रहे हो?
पिल्जू कहता है उन लोगों ने मेरी पूरी फैमिली का मर्डर किया है, इसके बावजूद वो समाज में आजाद घूम रहे हैं। उनको सजा देने के लिए मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया है। बस अब और 3 लोग बाकी है। हमें ये तो पता है कि 2 तो किमची और टोजो है, मगर ये तीसरा कौन है? अब पिल्जू यांग के नाम से अपना फेक सोशल आईडी कार्ड बनाता है। यहाँ पता चलता है कि जेसन के पिता किमची के लड़के डिलन की फैक्ट्री में काम किया करते थे। कुछ वर्कर के साथ उन्हें भी नौकरी से निकाला गया था, जिसका कॉम्पनसेशन भी उन्हें नहीं दिया गया था, और इसी का शौक उन्हें लगा था। यहाँ डिलन घर पहुंचते ही अपने फादर किमची को जुंग और यांग केस के इन्वेस्टिगेशन की पूरी रिपोर्ट देता है। किमची डिलन से कहता है कि यांग के मर्डर को न्यूज मीडिया से दूर रखा जाए, वरना उन मर्डर से उसका नाम भी जोड़ा जाएगा। कल की फ्लाइट से टोजो एक सेमिनार के लिए जापान से कोरिया आ रहा है। दूसरी ओर अक्लमंद कांग इस नतीजे पे पहुंचता है कि अब किमची और टोजो की जान खतरे में हो सकती है, क्योंकि किसी जमाने में इन चारों का ग्रुप था। तभी चीफ से कांग को पता चलता है कि अगले दिन टोजो सेमिनार अटेंड करने कोरिया आ रहा है, तो वो उसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले लेता है। दूसरे दिन पिल्जू सेमिनार की जगह पहुंच जाता है। अब उसका टारगेट टोजो है। यांग के नाम से बनाया हुआ फेक आईडी दिखा के वो अंदर एंट्री करने जाता है, तो दरवाजे पे कांग उसे रोकता है। वो पिल्जू की बैग चेक करता है, तो उसमें कोक के कुछ कैन और लाइटर होता है। कांग उसे छोड़ देता है। तभी टोजो की एंट्री होती है। सेमिनार में किमची नहीं आने वाला। टोजो को देख के पिल्जू का खून खोल उठता है। टोजो वही इंसान था जिसने पिल्जू की सिस्टर पे दुराचार किया था। अब वो सीधा टॉयलेट जाके पैर पे बांधा गन पाउडर निकालता है, फिर गन पाउडर और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके कैन में भर देता है। फिर दूसरे पैर पे बांधा रिवॉल्वर निकाल के अपनी हैंडबैग में रख देता है। टॉयलेट में उसकी मुलाकात फिर कांग से होती है। कांग को पिल्जू पे शक तो होता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अब हॉल में टोजो का भाषण शुरू होता है। तभी कांग को पता चलता है कि पिल्जू ने यांग के नाम पे एंट्री की है, जिसका 2 दिन पहले ही मर्डर हो चुका है। तो वो पिल्जू को अरेस्ट करने मुड़ता है, मगर तभी पिल्जू कैन में आग लगा के चारों तरफ धुआं फैला देता है। हॉल में भगदड़ मच जाती है। कांग टोजो को प्रोटेक्ट करते हुए पिछले रास्ते से उसे बाहर निकालने जाता है, मगर तभी पिल्जू टोजो के सर पे गन लगा के उसे हॉस्टेज बनाता है। वो किमची को कॉल करके बताता है इस बार तुम्हारा दोस्त मरने वाला है, मगर अगला नंबर तुम्हारा है। अब वो टोजो को लेके लिफ्ट में घुस जाता है, जहाँ टोजो उससे हाथापाई करने लगता है, मगर पिल्जू टोजो को शूट करके मार देता है। हाथापाई में पिल्जू भी घायल हुआ है। अब कांग बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर देता है। तो पिल्जू बाहर कार में बैठे जेसन को कॉल लगा के कहता है कि वो पैरामेडिक वालों को 4th फ्लोर पे लेके आए। जेसन पैरामेडिक वालों के साथ वहां पहुंचता है, तो पिल्जू पेशेंट बन के स्ट्रेचर पे सो के वहां से बाहर निकलने जाता है। कांग उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है, मगर पकड़ नहीं पाता। पिल्जू कार में बेहोश हो जाता है। सिचुएशन देख के जेसन मेडिसिन पे डॉक्टर शेनॉय के क्लिनिक का एड्रेस पढ़ के पिल्जू को वहां लेके जाता है। यहाँ अपनी मौत से किमची पूरी तरह डर चुका है। उसका पुलिस पे से विश्वास उठ चुका है, तो उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए 2 प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को अपॉइंट किया है। यहाँ शेनॉय के क्लिनिक में पिल्जू को होश आता है। शेनॉय पिल्जू से कहता है तुम्हारा अल्जाइमर बढ़ता जा रहा है, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। जेसन पिल्जू से कहता है कि अब वो उसका साथ नहीं दे सकता। पिल्जू जेसन से एक आखिरी मदद चाहता है। वो उसे अपने घर लेके आता है और उससे एक वीडियो शूट कराता है, जिसमें वो बताता है कि उसने जुंग, यांग और टोजो का मर्डर किया है और उसका अगला टारगेट है एक्स आर्मी चीफ किमची, जो अपने आप को कोरियन वॉर का हीरो कहलाता है। मगर उस वक्त उसने जापान का साथ दिया था, जिसकी वजह से अनगिनत कोरियंस मारे गए। मरने वालों में पिल्जू की पूरी फैमिली थी। किमची फ्रीडम फाइटर नहीं, देशद्रोही है, जापान का एजेंट है। अपनों का खून बहा के वो आज हीरो बन के बैठा है। उसकी सच्चाई वो समाज के सामने लाना चाहता है। और एक 5वां आदमी भी है जो चुपचाप यह अन्याय देखता रहा, जिसका नाम है क्योहारा ताकायोशी। इन दोनों को मारना यही अब पिल्जू का मिशन है। दूसरी ओर किमची कांग को मिलने बुलाता है। किमची की टाइट सिक्योरिटी देख के उसे ताज्जुब होता है। वो किमची को फोरम वाला फोटो दिखा के कहता है जुंग, यांग, टोजो तुम्हारे कलीग थे। तुम्हारी दोस्ती उस वक्त की थी जब जापान कोरिया पे राज कर रहा था, तो तुम जरूर जानते होंगे इन हत्याओं के पीछे कौन है। किमची एरोगेंटली जवाब देता है अगर मैं हत्यारों को जानता तो कमिश्नर को यहाँ बुलाता, तुम्हें नहीं। अब कांग यांग की एक बुक खोल के उसे दिखाते हुए कहता है कि कोरियन इंडिपेंडेंस के वक्त काफी कोरियंस जापान की तरफ से मारे गए, मगर फ्रीडम फाइटर होने के बावजूद तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? किमची गुस्सा होते हुए उससे कहता है उस वक्त कोरियंस को भूखमारी से बचाना यह हमारा पहला कर्तव्य था। लोगों को जिंदा रहने की पड़ी थी, ना कि आजादी की। अगर मैं नहीं होता तो एक भी कोरियंस जिंदा नहीं रहता। सच्चाई यही है कि जापानीज को हमने नहीं हराया, हिरोशिमा नागासाकी के हमले ने हराया।
कांग किमची से पूछता है, तुम सच्चाई बयान कर रहे हो या सफाई दे रहे हो? या पिल्जू जेसन को पैसे देते हुए कहता है, अब तुम्हारा रास्ता अलग है। मगर जेसन पिल्जू को आखिर तक साथ देने का फैसला करता है। वो उसे टेलर के पास ले जाके एक नया सूट दिलवाता है। तभी कुछ पुलिस वाले टेलर के शॉप के बाहर रेड पोर्शे को देख लेते हैं और कांग को इन्फॉर्म करते हैं। इस बात की खबर किमची के सिक्योरिटी वालों को लगती है तो वो उसे पकड़ने मुड़ते हैं। यहाँ पिल्जू भी भाप लेता है कि पुलिस को उनके बारे में पता चला है, तो वो जेसन को लेके एक कॉफी शॉप में आता है जहाँ वो उन पुलिस वालों को चकमा देके भागते हैं। मगर रास्ते में किमची के सिक्योरिटी वाले उनकी कार को टक्कर मार के इन दोनों को पकड़ लेते हैं। दोनों को किसी सुनसान जगह लाया जाता है जहाँ किमची का बेटा डिलन पिल्जू और जेसन को मारने का फैसला करता है। डिलन को जेसन के पास वो कैमरा मिलता है जिसमें पिल्जू का कन्फेशन रिकॉर्ड है। अपने आप को बचाने के लिए जेसन डिलन से झूठ बोलता है कि इस वीडियो की और एक कॉपी मैंने बना के रखी है जो मैंने मेरे दोस्त को दी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो उस कॉपी को पुलिस और न्यूज मीडिया तक पहुंचा देगा। तो अब डिलन बॉडीगार्ड से कहता है कि वो जेसन के साथ जाके उस कॉपी को कलेक्ट करे। अकलमंद जेसन उस बॉडीगार्ड को टॉमी के अड्डे पे लेके जाता है। टॉमी को लगता है कि जेसन लोन का पैसा देने आया है। मिसअंडरस्टैंडिंग में बॉडीगार्ड टॉमी और उसके सभी गुंडों की पिटाई करता है। तो दूसरी ओर पिल्जू अपने हाथ छुड़ा के उस दूसरे बॉडीगार्ड को मार के वहां से भागता है। यहाँ बॉडीगार्ड को टॉमी के अड्डे पे कहीं पे भी वो दूसरी कॉपी नहीं मिलती। वो समझ जाता है जेसन ने उसे बेवकूफ बनाया है। मगर तभी टॉमी उस बॉडीगार्ड के सर पे भारी चीज मार के उसे खत्म कर देता है। तो अब वहां खड़ा डिलन जेसन पे हमला करता है। मगर आइन वक्त पे पिल्जू वहां आके डिलन को बेहोश करके जेसन को बचाता है। पिल्जू जेसन को थैंक्स कह के अकेला ही कार लेके किमची को मारने निकलता है। मगर रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो वो कार को ठोकता है जिसमें वो अपनी मेमोरी गवा बैठता है और रास्ते पे अकेला भटकने लगता है। एक फैमिली उसे अपनी कार में लिफ्ट देती है मगर पिल्जू को याद नहीं उसे कहाँ जाना है। तभी उंगलियों पे टैटू किए गए नाम उसे उसकी मिशन की याद दिलाते हैं। दूसरी ओर पुलिस टॉमी के अड्डे पे पहुंच जाती है। कांग जेसन को पहचान जाता है। दूसरे दिन शहर में किसी जगह किमची के स्टेचू इनॉग्रेशन का फंक्शन शुरू होता है। पिल्जू सोल्जर के ड्रेस में वहां पहुंच जाता है। फंक्शन में उसे मेडल मिलने वाला है। किमची अपने भाषण में कहता है, हमने आजादी की जो लड़ाई लड़ी उससे इस नए कोरिया का निर्माण हुआ। हमने हमारा खून पसीना इस देश के लिए बहाया जिसके चलते आज आप इस फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो। मगर पिल्जू जानता है ये मक्कार किमची उस वक्त कोरियन को जापानीज आर्मी ज्वाइन करने के लिए उकसाया करता था। अब पिल्जू उठ के स्टेज की तरफ जाने लगता है तो सिक्योरिटी वाला उसे रोकता है। मगर तभी उसे पता चलता है कि पिल्जू भाषण के लिए स्टेज की ओर जा रहा है। किमची पिल्जू को मेडल देके उसका सम्मान करता है। तभी अचानक पिल्जू गन निकाल के किमची की ओर तान देता है। वो किमची से पूछता है, तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुम हैनाई को तो जानते होंगे जो मेरी सिस्टर थी और तुम्हारी फियांसी। अब पिल्जू वही बैठी किमची की ग्रैंड डॉटर पे गन तान देता है। पिल्जू किमची से कहता है, तुमने मेरी सिस्टर के साथ जो किया वो इस भरी सभा में सबके सामने बयान करो वरना यही तुम्हारी नाती को मार दूंगा। किमची पिल्जू से कहता है, उस वक्त टोजो ने मुझसे कहा कि जापानीज सोल्जर की अय्याशी के लिए कुछ लड़कियां चाहिए तो गांव से कुछ जवान लड़कियां आर्मी कैंप भेज दे। अगर मैं नहीं भेजता तो वो जबरदस्ती उठा लेता। जॉब देने का लालच देके मैंने लड़कियां ट्रक में भर के कैंप भेजी। पिल्जू रोते हुए उससे कहता है, तुमने अपनी फियांसी को तक भेज दिया? वो तुम पे इतना भरोसा करती थी, प्यार करती थी और तुमने उसी की इज्जत नीलाम कर दी। किमची कहता है, किसी को तो बलिदान देना था वरना सब मारे जाते। पिल्जू उससे कहता है, हमारी लड़कियों की आबरू बेच के तुमने आजादी की लड़ाई लड़ी और इसका तुम्हें अभिमान है तो तुम्हारे कारनामे सब लोगों को बता दो ताकि लोग समझे उनका हीरो कितना बुजदिल और मक्कार था। किमची लोगों के सामने अपने पाप बयान करता है कि वो जापानीज आर्मी का कुत्ता था। उनके इशारे पे अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश रचा करता था। वो लोगों से कहता है, मेरी वजह से कई कोरियन मारे गए, कई लड़कियों ने अपनी आबरू गंवाई। मैं स्वतंत्र सेनानी नहीं देशद्रोही हूँ। वो सुन के वही बैठी उसकी नाती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि उसके दादाजी कितने गंदे इंसान हैं। किमची पिल्जू से कहता है, मैं अपनी जान बचाने के लिए गद्दार बना था मगर उस वक्त तुम भी तो जिंदा रहे थे, क्या तुमने गद्दारी नहीं की थी? पिल्जू किमची को शूट करके मार देता है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है। वो पिल्जू को गन फेंकने बोलती है मगर अभी एक गद्दार बाकी था, क्योहारा ताकायोशी। ये वही नाम है जो पिल्जू के गन पे लिखा है। जेसन समझ जाता है क्योहारा ताकायोशी कोई और नहीं बल्कि खुद पिल्जू है। पिल्जू अपने सर पे गन लगा के खुद को मारने जाता है और फ्लैशबैक से वो राज हमारे सामने खुलता है। जापानीज आर्मी कैंप से बेआबरू होके लौटी हैनोई शौक में थी मगर उसे उससे भी बड़ा शौक तब लगा जब उसने पिल्जू को जापानीज सोल्जर के यूनिफॉर्म में देखा जिन्होंने उसकी इज्जत लूटी थी। उन्हीं के आर्मी को उसके भाई ने ज्वाइन किया था। बुजदिल पिल्जू
जापानीज सोल्जर के गोलियों का निशाना नहीं बनना चाहता था, तो डरपोक की तरह उसने अपना आत्मसम्मान बेच के उन्हें ज्वाइन किया। उसकी सिस्टर की तरह वो विक्टिम नहीं बनना चाहता था। अपनी सिस्टर के साथ जो हुआ उसकी उसे परवाह नहीं थी, उसे सिर्फ अपने जान की परवाह थी। उसने अपना नाम भी पिल्जू से बदल के क्योहारा ताकायोशी कर दिया था। उस शौक को हैनाई बर्दाश्त ना कर सकी और उसने सुसाइड की थी। पिल्जू ये सब मर्डर बदले की भावना से नहीं बल्कि पश्चाताप की भावना से कर रहा था। खुद के बुजदिल होने का गुस्सा वो बदला लेके पूरा कर रहा था। पिल्जू ट्रिगर दबाने वाला होता ही है कि तभी जेसन वहां आके उसे रोकता है। वो पिल्जू से कहता है, सुसाइड करके तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, इस स्वतंत्र देश की अदालत से सजा भुगतो। अगर तुम इस तरह यहाँ मरे तो तुम्हारी मौत जाया जाएगी। लोगों को सच्चाई बताओ, शायद इससे तुम्हारे पाप धुल जाए। कम से कम अब तो बुजदिल मत बनो। पिल्जू गन फेंक देता है। पुलिस उसे अरेस्ट करती है। डॉक्टर शेनॉय कांग से कहते हैं कि पिल्जू 60 साल पहले ही अपना बदला पूरा करता, मगर तभी उसे पता चला उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो अपने सब कर्तव्य पार होने तक वो रुका। उसने न चाहते हुए भी जापानीज आर्मी ज्वाइन की ताकि वो अपनी वाइफ और बच्चे के लिए जिंदा रह सके। अब कुछ महीने गुजरते हैं। पिल्जू जेल में सजा काट रहा है। अल्जाइमर की वजह से वो अपनी पूरी मेमोरी गवा चुका है। जेसन उससे मिलने जेल जाता है, मगर पिल्जू उसे नहीं पहचानता। जेसन उससे कहता है, मैं हर महीने तुम्हें $3000 भेजा करूंगा ताकि तुम जेल में अच्छा खाना खा सको। पिल्जू कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता। वो पिल्जू से कहता है, जो इंसान 60 साल तक अपने दिल में बदले को जिंदा रखे वो बुरा नहीं हो सकता। अब जब जेसन शेक हैंड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो पिल्जू उसी स्टाइल से उसे ग्रीट करता है जैसे वो जेसन के साथ पहले किया करता था। मरी हुई मेमोरी में कई वो दोस्ती अभी भी जिंदा थी। जेसन रोते हुए पिल्जू को गले लगाता है और उससे वादा करता है कि वो उसे मिलने आया करेगा, भले पिल्जू का दिमाग जेसन को पूरी तरह भूल जाए। पिल्जू के सेल की दीवार पे हमें वो ड्राइंग दिखाई देती है जिसमें पिल्जू हैनोई के साथ बैठा हुआ नजर आ रहा है। इंसान सब भूल जाता है मगर अपने पाप नहीं भूलता। दोस्तों, एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।